हेलो गाइस, वेलकम टू सी हब यूट्यूब चैनल। और आज अपना रिवीजन लेक्चर डे 3 है और जहाँ पे हम लोग सीखने वाले स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। लास्ट रिवीजन लेक्चर हमने क्या सीखा था सर? हाउ वी विल डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो वहाँ पे हमने सीखा आरओआर क्या होता है, आरएनओआर क्या होता है, एनआर क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशन जो आपको सेटिस्फाइड करनी है। ठीक है, चलो तो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 देखो, अभी तक जो सीखा ना वहां से हमको मालूम पड़ता है कि ही इज अ रेसिडेंट, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। इफ ही इज अ रेसिडेंट देन ही इज आरओआर, आरएनओआर। बट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वहां पे मालूम पड़ेगा चलो सर एक बार रेसिडेंट डिसाइड हो गया, एक बार रेसिडेंट डिसाइड हो गया, बट अभी वो टैक्स कौन सी इनकम पे भरेगा, इंडियन इनकम पे, फॉरेन इनकम पे, कौन सी ऐसी इनकम पे जिसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए सुनने ध्यान से। तो अपने पास तीन टाइप के पर्सन है। तो फर्स्ट कौन सा आपका आरओआर, सेकंड कौन सा आईएनओ, थर्ड कौन सा है एनआर। अभी सर अगर कोई भी इनकम रिसीव क्या हुई है, रिसीव सुनना भी ध्यान से, खाली जो बोल रहा हूं फटाफट आपको ध्यान सुनना है और अच्छे से आपको एक बार रिवाइज भी करना है। रिसीव्ड हुआ है, रिसीव मतलब इंडिया में आपको पैसा मिला है, तो इवन आरओआर इंडिया में टैक्स भरेगा, आरएनओआर इंडिया में टैक्स भरेगा और नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स भरेगा। यानी याद रखना इनकम ड्यू कहां पे भी हुआ है, बट रिसीव अगर इंडिया में हुआ है तो कौन टैक्स पे करेगा? आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों इंडिया में टैक्स पे करेंगे। यस और नो। जैसे मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं यूएस में काम किया था, तो मेरे को इनकम ड्यू कहां पे हुआ? यूएस में, बट मेरे को रिसीव कहां पे हो रहा है? दिल्ली में। कहां पे रिसीव हो रहा है? दिल्ली में। दैट मींस अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया इवन दो वर्कड ड्यू आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव कहां पे हुआ? इंडिया में, तो आपको टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। तो याद रखना रिसीवर। सेकंड कौन सा? अगर से ड्यू रिसीव किधर भी है, ड्यू अगर इंडिया में, तो भी तीनों को टैक्स भरना, क्या करना? तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। यस और नो। यानी वो क्या बोलते हैं सर, अगर ड्यू कहां पे भी है, बराबर, ड्यू सॉरी रिसीव कहां पे भी है बट ड्यू अगर इंडिया में। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरा मुंबई में एक घर है, मैंने उसको भाड़े पे दिया हुआ है, भाड़े से क्या मैं अपना रेंट मिल रहा है, इनकम आ रहा है। अभी सर मैंने उसको बोला कि देख भाई मेरे को इंडिया में पैसा देने का नहीं, तो पैसा कहाँ पे दे? यूएस में। कहाँ पे दे? यूएस में। यानी मैं यूएस में रहता हूँ तो मेरे को पैसा भी यूएस में आना चाहिए। अभी सर इवन दो मेरे को इनकम रिसीव कहाँ पे हो रही है? यूएस में, बट इनकम ड्यू कहाँ पे हो रही है? प्रॉपर्टी कहाँ पे है? इंडिया में। तो ड्यू कहां पे होगी? इंडिया में। टैक्स कहां पे भरना पड़ेगा? इंडिया में। यस। यानी वो क्या बोल, सबसे सिंपल ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव जो भी दोनों में से कुछ एक भी चीज इंडिया में हुआ है तो तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा, आरओआर को भी, आरएनओआर को भी और एनआर को भी। इज इट क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, वेर ड्यू भी किधर है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां पे? आउटसाइड इंडिया। यानी ड्यू भी सर आउटसाइड इंडिया हुआ है, रिसीव भी कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या मालूम है? ये कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम। यानी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको ये ध्यान रखना है ड्यू कहां पे? आउटसाइड इंडिया, रिसीव कहां पे? आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये कौन सी इनकम है आपकी? फॉरेन इनकम। यस। तो वो केस में आरओआर को टैक्स भरना ही है, बिकॉज आरओआर के लिए पूरा इनकम क्या होता है? टैक्सेबल इन इंडिया। बट आरएनओआर कभी टैक्स भरेगा सर अगर उसने फॉरेन इनकम अर्न किया है ड्यू टू बिजनेस सेटअप इन इंडिया, ड्यू टू बिजनेस सेटअप, उसका इंडिया में बिजनेस है, देन उसको इंडिया में टैक्स पे करना। अदरवाइज आरएनओआर को फॉरेन इनकम पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट नॉन रेसिडेंट। सर बंदा खुद रहता बाहर है, जिंदगी में कभी इंडिया देखा नहीं है, रिसीव भी उसको इनकम बाहर ही होता है, तो वो केस में हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते बेटा तेरे को टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोलता है सर मेरे को इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी इंडिया आया ही नहीं, मैं रहता भी बाहर हूँ, कमाता भी उधर ही, वहाँ पे खा रहा हूँ, सब चीज़ में वहाँ पे कर रहा हूँ। इन दैट केस मेरे को यहाँ पे कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसके लिए क्या हो गया? वो फॉरेन इनकम। क्या होगा उसके लिए? फॉरेन इनकम। ये सुना विधान से। तो अगर मैं इसको समराइज करूं ना, तो सर ड्यू और रिसीव में तीनों टैक्स भरेंगे, टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। बट फॉरेन इनकम, सर फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी इनकम जो ड्यू भी कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। वो केस में सर कौन टैक्स भरेगा? आरओआर, आरएनओआर कभी भरेगा जब बिजनेस सेटअप कहां पे? इंडिया में। यानी बिजनेस के सिलसिले में बंदा बाहर गया और वहां पे जाके कुछ सर्विस प्रोवाइड किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरा स्टेटस क्या है? आरएनओआर। मेरा स्टेटस क्या है? आरएनओआर। और मेरा यहाँ पे क्या? एक प्रैक्टिस फर्म है, सीए का एक प्रैक्टिस फर्म है। यस। अभी सर मैंने क्या किया, मेरे को काम मिला यूएस का। कौन सा मिला काम? यूएस का मिल गया। अभी काम मिलने के बाद में मैं वहां पे चला गया यूएस में जाके मैंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया। उसने अभी देखो काम कहाँ पे हो रहा है, इनकम कहाँ पे ड्यू हो रहा है? यूएस में। तो यहाँ पे लिखता हूँ सर ड्यू इनकम हो गया कहाँ पे? यूएस में। एंड मेरे को उसने चेक भी वहां पे दिया, ये लो आपका चेक अकाउंट में उसने ट्रांसफर कर दिया। तो रिसीव भी कहां पे हुआ? यूएस में। कहां पे हुआ? रिसीव यूएस में।
दैट मीन्स दैट इनकम विल बिकम माई फॉरेन इनकम। क्या बनेगा अपना ये फॉरेन इनकम। यस, अभी सर फॉरेन इनकम बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी इस पे टैक्स आर तो वो क्या बोलेगा सर, आप मेरे को बोलो गला और तलवार दोनों लेके मैं आता हूं, बराबर। यस, यानी मेरे को तो हर हाल में कटना है। आर क्या बोलता है कि सर देखो मैंने इनकम अर्न किया आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी वहां पे हुआ आउटसाइड इंडिया, बट मेरा बिजनेस सेटअप कहां पे, इंडिया में। तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा वही तो चाहिए ना अपने को, तू बाहर कमा बिंदास, तेरा बिजनेस सेटअप कहां पे, इंडिया में, तो तेरे को टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ये सुना ध्यान से, तो याद रखना मैंने जो इनकम अर्न किया ना बाय प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी इन यूएस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया for the RNOR, but that will not be applicable in case of non-resident। अगर नॉन रेसिडेंट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो होप सो आपको ये क्लियर रहेगा। सुना, टैक्सेबल 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 because the whole worldwide income will be taxable taxable if business setup is in India and non taxable। yes or no। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। एनी पास्ट ईयर अनटैक्स इनकम विच नॉट बी टैक्सेबल इफ ब्रॉड इन इंडिया, यानी कोई भी ऐसी इनकम जो मैंने फॉरेन में, कहां पे कमाई, मैंने फॉरेन में अर्न करी, एंड वहां पे कमाने के बाद में सर वो इनकम वहां पे टैक्स लगता ही नहीं था। मैं वहां की गवर्नमेंट के पास लेके गया कि सर मैंने इतना सारा कमाया, आप टैक्स तो ले लो। वो बोलते नहीं यार इसमें हम लोग टैक्स लेते ही नहीं है। तो सर गवर्नमेंट ने नहीं लिया ना, इसमें मेरा गलती थोड़ी है। अभी वही इनकम को मैं इंडिया में लेके आऊंगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम। यस सुनो, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, मियरली रेमिटेंस। अगर आप खाली क्या करो, रेमिटेंस करो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ यूएस में, सब मैं रहता भी यूएस में, सब वहां पे हूँ, अभी मैंने फैमिली के लिए कोई अमाउंट भेजा है तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, इट्स नॉट कॉल्ड एज एन इनकम। तो यू कैन नॉट से दैट कि भाई वो रेमिटेंस है उस पर भी टैक्स पे करना, नहीं, रेमिटेंस पे आप टैक्स पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एनी रॉयल्टी फीस रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ कॉपीराइट इन्वेंशन मोड, जो भी अगर आपने इंडिया में कहाँ पे यूज किया, इंडिया में, तो ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। डिविडेंड अर्न फ्रॉम इंडियन कंपनी विल बी टैक्सेबल। पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था अप टू 10 लाख, अभी क्या बोला उन्होंने, टैक्सेबल। क्या बोला है, टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल, यानी अगर आपको इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल एंड इवन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी विल बी टैक्स। इन शॉर्ट डिविडेंड इज टैक्सेबल। यानी यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल लाइन में लिख सकते हो, डिविडेंड इज टैक्सेबल इनकम, और वो भी कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, परमानेंटली वहां पे जाएगा। चलिए, एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जेम। इंडिया में अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर इनकम अर्न करा है क्या हो जाएगा, एग्जेम। एग्रीकल्चर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया क्या हो जाता है, टैक्सेबल। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न करा है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यस और नो। नेक्स्ट आते हैं सर, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, यानी ये वो इनकम है जो कहां पे भी आपको मिले, इट ऑलवेज बीन अज्यूम दैट डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। और मेरे को बोलो डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मतलब खत्म ना यार, ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई भी एक चीज होगा, बेटा टैक्स कहां पे करना है तेरे को, इंडिया में ही पे करना है। यस और नो। चलिए, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी अगर कोई भी आरपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेम लाइक इंटरेस्ट। ये आरपीएफ सैलरी में पढ़ते हैं अपन कि अगर आरपीएफ में अगर आपने एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या होता है, एग्जेम्प्ट, एंड मोर देन 12% विल बी टैक्सेबल। यस और नो। नेक्स्ट, contribution by central government or any other employer in the previous year under a pension scheme referred under 80 CCD, यानी अगर 80 CCD के अंदर एम्प्लॉयर ने क्या किया, कंट्रीब्यूट, दैट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, वो इंडिया में रिसीव माना जाएगा। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ से आप कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, यूआरपीएफ से, बीइंग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, अगर आपने यहां से कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है दैट विल बी डीम्ड टू बी ड्यू इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। यस और नो, यानी वो भले कहां पे मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी रिसीव्ड इन इंडिया। यस, पहला कौन सा सर, अगर एम्प्लॉयर का आरपीएफ का, कौन सा आपका एम्प्लॉयर का आरपीएफ का अमाउंट है, बराबर, यस और नो, वो 12% से ज्यादा है तो डीम टू बी रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। सेकेंड, उसके बाद में कौन सा, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर इन 80 सीसीडी, इन 80 सीसीडी, यस और नो। एंड देयर आफ्टर कौन सा आपका सर, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, वहां से आपने अगर अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है तो वो डीम टू बी रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 9, इसके ऊपर बहुत सा केस लॉज भी बने हुए हैं। यस, कि कौन सी इनकम इंडिया में, याद रखना इनकम अगर इंडिया में ड्यू होती है ना
तो टैक्स बनना ही है किसको भी, इवन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ROR, RNOR, सबको टैक्स बनना अगर इनकम कहाँ पे ड्यू होती है, इंडिया में। तो मालूम है इससे लिए लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन फ्रेम करते हैं जिससे उनका इनकम कहाँ पे हो जाए, ड्यू आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे हो जाए, आउटसाइड इंडिया, और वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट, और बोलेंगे सर हम तो नॉन रेसिडेंट है, हमारा इनकम कहाँ पे ड्यू, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहाँ पे हो, आउटसाइड इंडिया, तो हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 को थोड़ा सा बोलते हैं स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहला, फॉलोइंग इनकम विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी जो नीचे में पढ़ रहे हैं वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। पहला, एनी इनकम अकरिंग और अराइजिंग टू असेस इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। पहला यानी कोई भी इनकम उसको कहां पे मिल रही है, आउटसाइड इंडिया, कहां पे मिले उसको, आउटसाइड इंडिया, बराबर। यस, कैसे, पहला अगर क्या है, बिजनेस कनेक्शन, क्या है, बिजनेस कनेक्शन। सेकंड, प्रॉपर्टी इन इंडिया, क्या, प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है वो केस में। थर्ड कौन सा, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, यानी आपने इंडिया की एसेट या इंडियन सोर्स से कमाया है, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपने प्रॉपर्टी बेचा है। पहला कौन सा, अगर बिजनेस कनेक्शन प्रूव हो जाता है, अगर क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन प्रूव हो जाता है, तो आप जो भी इनकम बाहर भी कमाओगे दैट विल बी ड्यू इन इंडिया, क्या पे माना जाएगा, डीम टू बी ड्यू और अराइज इन इंडिया। तो बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड कौन सा, अगर प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी से आपने कोई भी इनकम अर्न करी है तो दैट विल बी ड्यू और डीम्ड ड्यू और अराइज इन इंडिया माना जाए। जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा मुंबई में प्रॉपर्टी है बट रेंट कहाँ पे मिलता है अपने को, यूएस में, तो इवन रेंट कहाँ पे मिला, यूएस में, बट प्रॉपर्टी कहाँ पे, मुंबई में, तो आपको टैक्स मुंबई में भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट, समझा नहीं समझा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ये आपने कोई सोर्स, इंडियन सोर्स से कमाया पैसा, ठीक है, इन दैट की जैसे आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल गया, तो सीधी से बात है ना, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला मतलब सोर्स कौन सा, इंडियन कंपनी है, तो टैक्स क्या भरना पड़ेगा, इंडिया में, थोड़ी छोड़ेंगे हम लोग उसको। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, मुंबई में मेरा प्रॉपर्टी है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, गुजरात में, राजस्थान प्रॉपर्टी, मैंने सब बेच दिया, और रिसीव मेरे को कहाँ पे हुआ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो वो केस में सर इवन मेरा प्रॉपर्टी का इनकम रिसीव कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड किंगडम, बट दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, डीम टू बी ड्यू और अराइज इन इंडिया। और याद रखना, जैसे ड्यू इंडिया में होता है ना, तीनों लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, ROR, RNOR और NR, all these peoples are liable to pay tax in India. Is it clear or not? चलिए नेक्स्ट आती है, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया और सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इंडिया। अगर आपने इंडिया में कोई सर्विस दिया है और वहां से आपको सैलरी मिल रहा है दैट विल बी ड्यू इन इंडिया। ड्यू मतलब तीनों को टैक्स पे करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, मेरे बोलो गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी होता है जो अपने वहां की पब्लिक, वहां की इंडियन, जो अपने फॉरेन कंट्री में इंडियन पब्लिक रह रही है उनको थोड़ा सा वो क्या करते हैं, असिस्ट, क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो जैसे अपना पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है तो वहां पे जो एम्प्लॉई ऑब्वियसली कौन से रहेंगे, इंडिया के रहेंगे, बट वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, यानी पाकिस्तान में रहेंगे, तो इन दैट केस क्या मालूम है, वो अपने लिए क्या बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया में रहते नहीं है। अभी उनको सैलरी कौन देगा, पहला क्वेश्चन मेरे बोलो, इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ी सैलरी देगी, अभी इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए उसको। अभी वो क्या बोलते मालूम है कि सर हम लोग सर्विस कहां पे दे रहे, पाकिस्तान, पाकिस्तान किधर, आउटसाइड इंडिया, ड्यू कहां पे हो रहा, आउटसाइड इंडिया, सैलरी पे अपने कहां पे रिसीव होते, पाकिस्तान, रिसीव कहां पे हो रहा, आउटसाइड इंडिया, हम लोग सर टैक्स पे नहीं करेंगे। मैं बोलो अपनी गवर्नमेंट है, वो बोलता है भाई तेरे को मैं सैलरी दे रहा हूँ, तेरे को मैं सैलरी, काम पे मैं लगाया, सैलरी मैं दे रहा हूं, अभी तो बोलता है मैं तेरे को टैक्स पे नहीं करूंगा। तो याद रखना गवर्नमेंट क्या बोलती मालूम है, अगर मैं किसी को कोई भी पेमेंट करेगा कहां पे, किधर भी, बराबर, दैट विल बी डीम टू बी ड्यू इन इंडिया, डीम टू बी ड्यू इन क्या माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। इज इट क्लियर। बट यहाँ पे एक है ना एग्जेम्पशन है कि अगर उनको अलावेंसेज एंड पर्क्यूजेस क्या मिलता है, अलावेंसेज पर्क्यूजेस, जो बाहर सर्विस दे रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए अलावेंसेज एंड पर्क्यूजेस विल बी एग्जेम्प्ट। वो क्या हो जाएंगे, इंडिया के अंदर, मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के अंदर काम करते हैं ना, उनके लिए अलावेंसेज पर्क्यूजेस सब टैक्सेबल ही है। बट ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, इन दैट केस उसके लिए अलावेंसेज एंड पर्क्यूजेस क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट।
डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो आपका डिविडेंड कहाँ पे पे करेगा, इंडियन कंपनी आउटसाइड, कहाँ पे पे करेगी, आउटसाइड में। जैसे टाटा लिमिटेड है, मैं रहता कहाँ पे, यूएस में, उसने मेरे को यूएस में क्या किया सर, डिविडेंड पे किया। इवन दो इनकम ड्यू इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी वहाँ पे हुआ बट डीम टू बी ड्यू इन इंडिया माना जाएगा। वो डिविडेंड पे आपको टैक्स कहाँ पे भरना है, इंडिया में। जैसे मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, खत्म। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब आपको टैक्स कहाँ पे भरना है, इंडिया में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सुना भी ध्यान से, इसके मैं आपको छोटा सा एक चार्ट समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे खाली ध्यान सुना उसको, बराबर। ये मैं हूं, ये कौन है, मिस्टर अंबानी। अंबानी इज नॉन रेसिडेंट, ये क्या है, नॉन रेसिडेंट, बराबर। और सपोज मैं भी क्या हूं, नॉन रेसिडेंट। सुनो ध्यान से, अभी क्या मालूम है, इन्होंने क्या दिया, मैं लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया। लोन कितने का लिया, 40 लाख। कितने का लोन लिया, 40 लाख का, बराबर। यस, सुना ध्यान से, मैंने क्या लिया, लोन लिया 40 लाख का। मेरे को 40 लाख का फ्री में तो नहीं दिया, वो बोला इंटरेस्ट हम कितना चार्ज करेंगे, 10% इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। मतलब ठीक है भाई, चार्ज कर लो। अभी अगर ये 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट मीन्स आई नीड टू पे ₹4 लाख रुपीज एज ए इंटरेस्ट। कैसे पे करेंगे, 4 लाख एज अ इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ेगा। यस और नो, सुना ध्यान से। वो केस में 4 लाख एज ए इंटरेस्ट पे करना, तो देखो इनकम किसका हुआ, मैंने 40 लाख का लोन लिया, अभी अंबानी को मैं 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इनकम मेरा है या अंबानी का। तो ऑब्वियसली सब लोग बोलेंगे सर इनकम किसका, मिस्टर अंबानी का। तो अभी अपने को ये देखना है कि सर मिस्टर अंबानी के लिए इनकम ड्यू कहां पे माना जाएगा, मिस्टर अंबानी के लिए इनकम ड्यू कहां पे माना जाएगा। सुना ध्यान से, तो वो केस में उन्होंने बोला है अगर ऐसा केस है तो आपको ये चेक करना है कि नॉन रेसिडेंट, जिसने लोन लिया है ना, जिसने क्या लिया है, लोन, उसने पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया। सुना ध्यान से, वापस बोल रहा हूं मैं, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। इंटरेस्ट पेबल बाय नॉन रेसिडेंट, यानी अगर नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है तो मेरे को ऑब्वियसली पे किसको किया उसने, मिस्टर अंबानी। किसको किया, मिस्टर अंबानी, हु इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट, हु इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट। तो अगर देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, ये रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि जिसको लोन दिया है ना, उसने पैसा कहां पे यूज किया है। अगर इसने पैसा यूज कहां पे किया, इंडिया में। कहां पे यूज किया, इंडिया में। तो अंबानी के लिए इनकम ड्यू कहां पे मानी जाएगी, इंडिया। कहां पे मानी जाएगी, इंडिया में, ड्यू इन इंडिया, बराबर। तो ये मैं यहां पे लिंक कर देता हूं। बट अगर ये भाई साहब ने यूज कहां पे किया है, आउटसाइड इंडिया। कहां पे यूज किया है, आउटसाइड इंडिया, तो ये केस में अंबानी की इनकम मान जाएगी ड्यू आउटसाइड इंडिया, ड्यू आउटसाइड इंडिया। ये सुनो, समझा नहीं समझा, बराबर। तो आपको ये देखना इंटरेस्ट पेबल बाय, बराबर। तो मेरे को इंटरेस्ट जो पे करता है उसका इनकम नहीं होता, इनकम किसका होगा, जिसको इंटरेस्ट मिला है। तो अपने को ये चेक करना है कि अंबानी को जो इंटरेस्ट मिला है, बट जो लोन उसने दर्शन को दिया था, दर्शन ने इन्वेस्ट कहां पे किया था। अगर इन्वेस्ट इंडिया में किया तो अंबानी के लिए इनकम ड्यू कहां माना जाएगा, इंडिया में। अगर इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया किया तो अंबानी के ड्यू कहां माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया। इज इट क्लियर नॉट, समझा नहीं समझा। चलिए, तो सेम अगर मैं बात करूं ना, यहां पे कौन है सर, रेसिडेंट भी है, उसके लिए भी सेम ही है। इनकम आपने वो लोन इन्वेस्ट इंडिया में किया तो इनकम ड्यू इंडिया मानी जाएगी। अगर आपने इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया किया तो इनकम ड्यू आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। इंटरेस्ट जो भी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। यस, तो ये पूरा आपका वही पार्ट है, पेबल बाय रेसिडेंट। तो आपने क्या किया, इफ मनी बोरोड यूटिलाइज बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे ड्यू नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे ड्यू। इन शॉर्ट देखो, ये पूरा पढ़ने के बाद एक ही याद रखो, अगर लोन आपने यूज किया है इंडिया में तो ड्यू इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी पे बाय गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बोला गवर्नमेंट क्या बोलते बेटा, मैंने पेमेंट किया मतलब तेरे को ड्यू इंडिया में ही होगा। ड्यू कहाँ पे होगा, इंडिया में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी सर व्हाट इज मीन बाय द बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, सुना।
देखो याद रखना, बिजनेस कनेक्शन आपको बताता हूं कि जैसे ये बंदा है नॉन रेसिडेंट, ये कौन नॉन रेसिडेंट। अभी देखो नॉन रेसिडेंट बिजनेस दो तरीके से इंडिया में कर सकता है। पहला कौन सा, फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट खोल के, यानी वो यहाँ पे बढ़िया कंपनी खोल देगा फिजिकली और वहां पे जाकर बिजनेस कर देगा। वहां पे गवर्नमेंट क्या बोलता मालूम है, बेटा अभी इसके लिए तेरे को बिजनेस कनेक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तू नॉन रेसिडेंट। बोलता हाँ सर, अभी तो इंडिया में प्रॉपर बढ़िया कंपनी खोला है, मतलब कंपनी कहाँ पे, इंडिया में, तो टैक्स कहाँ भरना, इंडिया में। बिजनेस कनेक्शन बाहर में जाए, मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव तभी करना है जब नॉन रेसिडेंट क्या करता मालूम है, यहां पे एक अपना पर्सनल एजेंट क्या अपॉइंट करता है, एजेंट। और एजेंट क्या होता है सर, डिपेंडेंट। सुना ध्यान से, डिपेंडेंट, यानी वो एजेंट क्या बोलता मालूम है, जो भी नॉन रेसिडेंट बोलेगा वही करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं करेगा। यानी वो खाली एक ही बंदे का काम करता है और अभी ये कमा रहा है। और वो सुना ध्यान से, अगर वो केस में नॉन रेसिडेंट कुछ भी इनकम कमाएगा ना, दैट विल बी ड्यू इन इंडिया। क्या बोलेंगे, ड्यू इन इंडिया। बिकॉज देखो अभी नॉन रेसिडेंट का कोई फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उसने क्या मालूम है, एक एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट बढ़िया काम करता है और टोटली डिपेंडेंट। क्या टोटली डिपेंडेंट, या सुनना ध्यान से, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कनेक्शन पर्सन एक्टिंग बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, दैट मीन्स एजेंट। किसकी बात कर रहा है वो, एजेंट की बात कर रहा है। एजेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट, यानी एजेंट के पास अथॉरिटी होना चाहिए कि वो नॉन रेसिडेंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम द विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। वो क्या कर रहा है, गुड्स मेंटेन, क्या कर रहा है, गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, आपका कितना आया कितना गया, यस और नो। तो अगर वो डिपेंडेंटली काम कर रहा है, किसका, नॉन रेसिडेंट, किसका काम कर रहा है वो, नॉन रेसिडेंट का, इन दैट केस इनकम ड्यू कहां पे मानी जाएगी, इंडिया में। हैंस बिजनेस कनेक्शन प्रूव्ड, बिजनेस कनेक्शन प्रूव्ड। अभी सुनना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एजेंट जो है ना, ये खाली किसका काम करता है, नॉन रेसिडेंट 1 का ही काम करता है। अभी एक और नॉन रेसिडेंट था 2, वो बोलता है भाई ये एजेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको एक बार कॉल किया जाए। क्या किया जाए, कॉल किया। ये कनेक्ट करता है, कॉल करता है, बोलता है भाई देख मेरा भी एक काम करवा दे। तो ये ना अपना कॉलर टोन सेट करके बैठा हुआ है, जो भी काम करेगा नॉन रेसिडेंट 1 का करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं करेगा। 4 बार कॉल किया तो वही बात कर रहा है। अभी ये बोलता है रुक मैं तेरे को सबक सिखाता है। NR2 क्या करता है मालूम है, NR1 को क्या कर रहा है, कंट्रोल, क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। मेरे को बोलो अगर NR2 NR1 को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब NR2 सीधा एजेंट को भी कंट्रोल कर रहा है ना यार। क्योंकि अगर एजेंट बात सीधा नहीं मानेगा, वो तो NR1 को बोलेगा, NR1 किसको बोलेगा, एजेंट को बोलेगा। तो मतलब अगर इसके थ्रू भी कमाया ना, तो इसका भी इनकम इंडिया में ड्यू माना जाएगा, जो भी कमाया उसने, यस और नो। उसके बाद में सर दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, NR3। कौन कर रहा है, NR3। तो NR3 भी अगर ये कुछ काम करवाएगा थ्रू इस एजेंट, तो उसका काम बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, यस और नो। समझा नहीं समझा, चलिए। बट यहां पे तो क्या, इफ एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन, यानी अगर एजेंट इंडिपेंडेंट है तो वो तीनों का कोई इनकम इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा, यस और नो, बराबर। वो अपना काम करे, उन्होंने वहां से गुड्स बेच दिया, वो बोलते हैं हमारा एजेंट के साथ में कोई डिपेंडेंट कनेक्शन है ही नहीं है, तो हमने तो खाली गुड्स बेचा, तो हम यूएस में टैक्स भर देंगे, आप इंडिया में भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस और नो। यानी नॉन रेसिडेंट भी इंडिया में टैक्स भरने की लायबल नहीं रहेगा। सेकंड आता है सर, बिजनेस कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां पे, इंडिया में। कहां पे, इंडिया। तो पहला लिखा है गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट विद एनी पर्सन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इंडिया। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड ₹2 करोड़, ये सोनो, बराबर। यानी अगर आप कोई भी गुड्स में डील कर रहे हो, बराबर, सर्विस में डील कर रहे हो, या फिर आप सर कोई भी सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, या फिर आप ऐप बेच रहे हो, तो वो किसमें अगर आपने इनकम वहां से कितना कमाया, 2 करोड़, कितना कमाया, 2 करोड़ से ज्यादा, तो बिजनेस कनेक्शन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा। ऐसा ना हो कि सर मैंने एक ऐप बनाया था, मैं यूएस का बंदा हूं, मैंने एक ऐप बनाया, ऐप डेवलपर से ऐप बना दिया और मेरा ऐप पूरे वर्ल्ड में फेमस है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में खाली 1 या 2 लोगों ने डाउनलोड किया है, तो वो केस में यू कैन नॉट से अरे सर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बट हाँ, मैं एक एग्जांपल हूं नेक्स्ट ऐप का, ये सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यू सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर इन इंडिया। द नंबर ऑफ यूजर्स शुड बी एटलीस्ट 3 लाख, यानी मोर देन इक्वल टू 3 लाख होगा ना, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, यस और नो, बराबर। तो दैट वी कॉल की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अगर 2 जन ने ऐप डाउनलोड किया तो यू कैन नॉट से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। इज इट क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आते हैं, अभी सुनना, यहाँ पे देखो मैंने जो अंडरलाइन किया आपको ध्यान है, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, इन केस ऑफ नॉन, यानी ये पूरा जो पढ़ेंगे ना वो नॉन रेसिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। अभी सुनना, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, एप्पल INC बहुत बड़ी कंपनी है, अभी वो बाहर भी अपना बिजनेस कर रही है, इंडिया में भी उसने आईफोन 11, 12, 13 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी मेरे को बोलो वो केस में पूरे वर्ल्ड वाइड उसने सपोज कितना कमा लिया, 1 लाख करोड़, कितना कमाया, 1 लाख करोड़ रुपया उसने अर्न किया। अभी क्या अपनी इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी सर आपको पूरे 1 लाख करोड़ पे टैक्स पे करना, नहीं ना, वो क्या बोलेगी मालूम है, सर जो आपने इंडिया में कमाया ना आपको उस पे टैक्स पे कर दो और खत्म कर दो, बरा हम पूरे वर्ल्ड पे इनकम पे टैक्स नहीं मांगेंगे, और हम मांगेंगे तो कौन सा आप देने वाले हो। तो वो केस में से जितना आप यानी अगर नॉन रेसिडेंट जितना बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करके कमाता है ना, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। यस, फुल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। अगेन आई एम कॉलिंग नॉन रेसिडेंट NR, बराबर, वहां पे ROR RNOR को मत इंक्लूड करना, ये खाली किसके लिए, NR के लिए। ये सुनो, और भले आप कैसे भी टारगेट कर रहे हो, आप जैसे कोई ऑनलाइन टारगेट कर रहे हो, बराबर, यस और नो, आप डेटा कलेक्ट करके टारगेट कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन गुड्स बेच के टारगेट, कोई भी टारगेट करो, जितना इंडिया में करोगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यस और नो। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया ओनली फॉर एक्सपोर्ट, कोई ऐसा नॉन रेसिडेंट है जो क्या कहता मालूम है, गुड्स परचेज किया और खाली क्या करता है, एक्सपोर्ट, परचेज किया एक्सपोर्ट, परचेज किया एक्सपोर्ट, परचेज किया एक्सपोर्ट, मतलब वो खाली क्या कर रहा है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया एंड ओनली फॉर एक्सपोर्ट, तो उसका इनकम इंडिया में ड्यू नहीं माना जाएगा। यस और नो, बराबर, समझा नहीं समझा। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई सर फॉरेन का न्यूज चैनल जैसे BBC लंदन, वो इंडिया में आता है, न्यूज कलेक्ट करता है और फिर क्या करता है, अपने वहां पे बताता है, तो वहां पे कमाता है ना यार। और इंडिया से तो न्यूज से कमाता है, बराबर, कि भाई फालतू की कहां पे होती है, इंडिया में, तो वहां से कमा रहा है वो बंदा। अभी कमा, तो दैट डजंट मींस दैट इनकम विल बी ड्यू इन इंडिया। उन्होंने माफ कर दिया है कि सर अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया की न्यूज कलेक्ट करता है और फिर क्या करता है, पब्लिश करता है, तो वो केस में उसको इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया नॉट डीम्ड टू ड्यू टू इंडिया, बराबर, अगर आप कोई मूवी की शूटिंग करने आए यहाँ पे तो इंडिया में ड्यू नहीं मानी जाएगी जो आप कमा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 घंटे की मूवी है, आपने देखा मिशन इम्पॉसिबल करके, उसमें अनिल कपूर बताया गया, बराबर, ताज होटल का भी एक सीन है, तो सपोज 15 मिनट का वो सीन चलता है 2 घंटे की मूवी के अंदर, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो इंडिया में ड्यू होगा ना यार, क्योंकि आपने शूटिंग कहाँ पे करी, इंडिया में, तो आपने कमाया भी कितने, इंडिया में। यस और नो, तो वो ड्यू कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। बट उन्होंने माफ कर दिया, सीधी बात यार, अगर वो यहाँ पे आके जितना भी कमा लेंगे उस पर टैक्स भर देंगे। अपने तो हर एक मूवी कहाँ पे बनती है, US में, फॉरेन में, तो आप टैक्स ले लो, भर देंगे। आप क्यों मुश्किल से 20 करोड़ कमाती है, 50 करोड़, 100 करोड़, उसमें तुम बोलते ना बहुत हल्ला कर देते हो, तो वो केस में आप आओ एक बार कभी, अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स चार्ज किया तो हम भी टैक्स चार्ज करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको क्या कर दिया, माफ कर दिया। माफ कैसे किया, कंडीशन आता है, इफ इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट, यानी अकेला बंदा जो मूवी बना रहा है ना, वो अगर नॉन रेसिडेंट है तो वो इंडिया की जो भी मूवी, इंडिया का जो भी सीन्स है उस पर हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सेकेंड, अ फर्म, पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में सब पार्टनर क्या होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ऑल पार्टनर्स क्या होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट। अगर कंपनी इज नॉट हैविंग एनी शेयर होल्डर्स हु इज इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट, यानी अगर कंपनी है तो कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, दैट शुड बी ए नॉन रेसिडेंट, वो इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट होने नहीं चाहिए, बराबर। नेक्स्ट, एनी सम ऑफ मनी पेड बाय रेसिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, sum of money paid by resident Indian to non-resident or a foreign company on or after 5th July 2019, income arising outside India by any amount paid without consideration by resident to non-resident aggregate more than 50,000, such income will be accrue or arise in India. Yes or no? वो क्या बोलते हैं, सर आपने कोई भी क्या किया, अमाउंट क्या किया, आपने अमाउंट पे किया, बड़ा गिफ्ट का, मोर देन 50,000, यस और नो, ओके। देन क्या हो जाएगा, अगर उससे कोई इनकम जनरेट हुआ है, दैट विल बी ड्यू इन इंडिया। मैंने गिफ्ट दिया मोर देन 50,000 और उसके बाद में वहां से कोई इनकम जनरेट हुआ है, दैट विल बी ड्यू इन इंडिया। नेक्स्ट, अगर आपने क्या किया सर, NRE अकाउंट क्या ओपन किया आपने, NRE, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट सी फेरर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन फॉरेन गोइंग शिप एंड रिसीव इनटू NRE अकाउंट नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम नॉन रेसिडेंट। सुना ध्यान से, वो क्या बोलता है, जैसे श्रीलंका का कोई सी फेरर है जो क्या करता है, सब मछलियां फिशिंग सब करता है, तो उसने क्या बोला, उसने खाली अपने इंडिया के अकाउंट, जैसे बैंक है कौन सा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें अकाउंट ओपन करवाया, NRE अकाउंट।
अभी वो काम कहाँ पे करता है, यूएस में। आज से सैलरी कहाँ से मिलता है, यूएस से मिलता है उसको। तो याद रखना, यूएस से सैलरी मिलेगा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। बिकॉज वो क्या बोलते मालूम है कि सर हमने अकाउंट क्यों ओपन करवाया, क्योंकि हमको एसबीआई पे ज्यादा भरोसा था, बड़ा हमारी बैंक पे भरोसा नहीं था, तो हमने वहां पे अकाउंट ओपन करवा लिया। तो मेरा इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने खाली इंडिया में खाली क्या किया, अकाउंट ओपन कर। क्यों करवाया, क्योंकि मेरे को सैलरी कहाँ मिलता है, वो एनआरई अकाउंट में मिलता है। यस सुन, और अपने को मालूम है अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको एनआरई अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ता है। तो वो अगर केस है तो आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। यस सुन, बराबर। तो ये क्या था आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन नंबर 5 अपन 7 और अपन ने 9 पे पढ़ लिया। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सेक्शन मैं आपको बोलता हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 पढ़ना अच्छे से, उसके बाद में सेक्शन 5 अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में 9, ये 3 सेक्शन आपको ये चैप्टर से पढ़ना है। ये होने के बाद में, यानी ये तीनों होने के बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको बोलता हूँ, चाहो तो ये फॉलो कर लेना। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे सेकंड मॉड्यूल के बाद में। उसके बाद में आप क्या कीजिए, पास पेपर एक बार आपको देख लेना, क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है जो आपको दिए हुए रहेंगे, आप देखोगे आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। उसके बाद में आप एक बार चेक कर लीजिए आरटीपी, दैट प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड। इतना फॉलो कर दो तो आपका ये चैप्टर भी विद रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी अराउंड 1 घंटे में अपने रेसिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से अपने पढ़ लिया। ओके ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रिवीजन के साथ में आएंगे, हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ में, ठीक है। तब तक पढ़िए अच्छे से उसको।